they say that children cannot get migraines, they are too young. ये भी रॉन्ग है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको माइग्रेन होता है। हमने जैसे एब्डोमिनल माइग्रेन के बारे में बात की। बहुत सारे जो अर्ली जब स्कूल जाना चालू करते हैं लोग, बच्चे चालू करते हैं, तो वो कभी कभी स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते। न्यूट्रिशन, स्लीप, ये सब चीज़ों की वजह से माइग्रेन चिल्ड्रंस में बहुत कॉमन है। There is a form of migraine which is also known as silent migraine. तो what do you actually mean by silent migraine? क्या उसमें headache नहीं होता है? साइलेंट माइग्रेन मीन्स उसमें हेडेक ऐसा कॉमन प्रोमिनेंट सिम्टम नहीं रहता है, लेकिन उसमें बाकी के जो सिम्टम्स रहते हैं जैसे नौशिया हो गया, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया हो गया, या उनको डल ग्रीफ जैसा एपिसोड हुआ, जी। तो ये सब सिम्टम्स रहते हैं। तो सर what can we do to prevent migraine attacks? आप अपने ट्रिगरिंग फैक्टर्स लिख लीजिए। आपको जो जो चीज़ से होता है, आप जब भी हेडेक होता है तो आप सोचिए कि उस दिन क्या अलग हुआ, क्या आप ज़्यादा एग्जस्ट किए, क्या आपने कम सो जाए, क्या आपने अच्छे से खाना नहीं खाया, क्या आपको कोई स्ट्रेस है जो आपको कर रहा है, या क्या आपने कुछ अलग से ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉफ़ी ले ली जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है, और आप उसको नोट डाउन कीजिए। Hello, welcome back to our fresh episode Grey Matters with Dr. Sikandar Advani and I am your podcast host Dr. Ketki. आज का टॉपिक जो है वो 1 in 7 लोगों का मेन कंसर्न है एंड लिटरली बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माइग्रेन्स। तो माइग्रेन ये बहुत लोगों का दिल का एक बहुत करीब टॉपिक है और हमें बहुत सारे रिकमेंडेशंस मिले हैं और पब्लिक डिमांड पे एक्चुअली आज हम ये माइग्रेन एपिसोड लेके आए हैं। वी आर गोइंग टू डीमिस्टिफाई माइग्रेन with our expert Dr. Sikandar Advani sir. So welcome sir to the studio. थैंक यू डॉक्टर केतकी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिकंदर अडवाणी, रेडिएंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरफ से, और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज हम जो पॉडकास्ट पे बात करने वाले हैं, माइग्रेन, ये इतना कॉमन है और कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट दिन भर की ओपीडी में ऑलमोस्ट 30 to 40% पेशेंट्स माइग्रेन के देखते हैं। और बहुत सारे जो भी हम पॉडकास्ट करते हैं तो हम उसमें सब स्पेसिफिक क्वेश्चंस को आंसर करना चाहते हैं कि जो हमारे जो पेशेंट्स हैं जिनको भी माइग्रेन के प्रॉब्लम्स है, उनको वो प्रॉब्लम्स से कैसे डील करना, आज हम इस पूरे पॉडकास्ट में देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये पॉडकास्ट पूरा अंत तक देखें, और अगर आपने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल के थ्रू ब्रेन के संबंधित सभी जानकारियाँ मिलेंगी। येस एंड डेफिनेटली ये अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है लोगों का, बिकॉज दैट इज़ हाउ हम लोग, हमारा जो इंटेंशन है टू एक्चुअली गिव ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्रेन, वो हमारा सफल हो पाएगा। तो दैट्स अ रिक्वेस्ट। अगर हमारे किसी भी पॉडकास्ट ने आपको, आपके दिल को छुआ है, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की है, तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं सर हमारे एपिसोड की। सबसे पहले बहुत सारी धारणाएं हैं सर कि माइग्रेन इज़ जस्ट एनी अनदर हेडेक, which is so not true. I mean, migraine is a proper complex neurological condition और इसी की वजह से I think that we should first start clearing the myth about that how is migraine different from a routine headache. जिसको भी माइग्रेन हुआ है उसको समझेगा कि माइग्रेन एक रूटीन हेडेक नहीं है, और माइग्रेन इतना कॉमन है कि ऑलमोस्ट 25% ऑफ इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 35 to 40 करोड़ पीपल इंडिया में माइग्रेन से सफ़र कर रहे हैं, और फीमेल्स डेफिनेटली ज़्यादा सफ़र करते हैं माइग्रेन से। माइग्रेन का जो हेडेक है वो रूटीन हेडेक से, जो आपको नॉर्मल टेंशन टाइप हेडेक, जो सस्टेन डल एकिंग हेडेक होता है, उससे डिफरेंट रहता है। माइग्रेन यानी कि थ्रॉबिंग हेडेक होता है, पल्सेटाइल होता है, एक साइड में होता है या पूरे सर में भी हो सकता है। आपको बिल्कुल आराम करना पड़ता है, आपको लाइट सहन नहीं होता, आपको आवाज़ सहन नहीं होता है, आपको उल्टी जैसा लगता है, तो मचलाहट होती है। तो जब भी ऐसे कंस्टेलेशन ऑफ सिम्टम्स है, इतने सारे, जब आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हों और सीवियर हेडेक हो रहा हो, तो उसको हम माइग्रेन हेडेक का दर्जा देते हैं। और इसकी भी डेफिनेशंस है आईसीडी के द्वारा, उन्होंने प्रॉपरली डिफाइन किया हुआ है कि ये प्रॉब्लम्स होने पे हम उसको माइग्रेन के दर्जे में डालेंगे।
Okay, and this is very important because tension headaches are बहुत routine and they just feel like tight bands on your head, whereas migraine is a constellation of symptoms जैसे सर ने बोला. इसमें आपकी digestive system भी involve होती है, इसमें आपका nervous system भी involve होता है, और hence WHO has also actually classified it. Now there are so many other types of migraines also जो भी काफ़ी confusing होते हैं सर. May that be a hemiplegic migraine, may that be any kind of abdominal migraines. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आज तक बहुत लोगों को पता नहीं है. तो व्हाट विल यू टेल अबाउट कॉमन एंड अनकॉमन टाइप्स ऑफ माइग्रेन्स? जब हम रूटीनली पेशेंट्स देखते हैं ओपीडी में, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग स्पेशलिटीज़ के लोग डिफरेंट टाइप के हेडेक्स को हमारे पास इवैल्यूएशन के लिए भेजते हैं. तो माइग्रेन स्पेसिफिकली इतने सारे टाइप्स है माइग्रेन के, मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे जो कॉमन है वो माइग्रेन विदाउट ऑरा, यस. जो कि बहुत कॉमन है. उसके बाद में 1 in 3 माइग्रेन पेशेंट्स को माइग्रेन विथ ऑरा होता है. ऑरा यानी कि जो जस्ट पेन के पहले जो सिम्टम्स आते हैं उसको ऑरा बोलते हैं. उसमें मेनली आँखों के सामने जिगजैग लाइंस आना, या फिर आँखों के सामने बहुत ज़्यादा लाइट से परेशानियाँ होना, या फिर एक साइड में हाथ में चींटियाँ आना, ये सब चीज़ें ये ऑरा के सिम्टम्स हो सकते हैं. तो एक दूसरा माइग्रेन रहता है क्रोनिक माइग्रेन, जो जी. कि इस महीने में 15 दिन से ज़्यादा बार होता है. एक होता है असिफेलिजिक माइग्रेन, जिसमें हेडेक ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता, लेकिन बाकी के जो सिम्टम्स मैंने बताए जैसे फोटोफोबिया यानी आँख मिस लाइट सहन नहीं कर पाना, आवाज़ सहन नहीं कर पाना, यानी मसलाहट होना, वो होता है. फिर एक टाइप का माइग्रेन होता है मेंस्ट्रुअल माइग्रेन, जो कि जी. लेडीज़ में होता है. यूजुअली वो पीरियड्स के समय होता है जब ईस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप होता है तब. तो बाकी के जो आपने बोला हेमीप्लेजिक माइग्रेन, ये भी एक रेयर जेनेटिक माइग्रेन है, लेकिन इसमें एक साइड का मीन्स पैरालिसिस टाइप हो जाता है, हाथ उठ नहीं सकता लेकिन आदमी बोल सकता है. एक एब्डोमिनल माइग्रेन रहता है जो कि बच्चों में होता है. हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी भेजते हैं जब उनके पास वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन होता है. वो बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं, नहीं होता है ठीक, फिर हम देखते हैं तो वो एब्डोमिनल माइग्रेन, फिर माइग्रेन की दवा चालू करने के बाद वो ठीक हो जाए. तो ये भी एब्डोमिनल माइग्रेन. एक रेटिनल माइग्रेन रहता है जो कि अचानक से कभी कभी अपने को आँखों से दिखना बंद हो जाता है, उसके बाद पेन होता है. और एक बहुत कॉमन टाइप का माइग्रेन जो हम रूटीनली बहुत कॉमनली देखते हैं, इसको बोलते हैं वेस्टिबुलर माइग्रेन. ओह. वेस्टिबुलर माइग्रेन यानी कि पेशेंट को थोड़ा सा चक्कर आते हैं और हेडेक हो सकता है वो साथ में एसोसिएट हो ना हो, लेकिन चक्कर आते हैं, उनको कान में आवाज़ें भी आ सकती है और उसके हिसाब से वो कभी कभी उनको हेडेक होता है. तो ये सभी टाइप्स ऑफ माइग्रेन्स हैं, और ये अलग अलग टाइप के माइग्रेन में अपने को ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा प्रोटोकॉल अलग अलग टाइप के हिसाब से, पेशेंट के बॉडी के टाइप के हिसाब से अपने को एडजस्ट करना पड़ता है. दैट्स रियली सर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगी बिकॉज एब्डोमिनल माइग्रेन्स स्पेशली जो कि किड्स में ज़्यादा होते हैं. तो बहुत बार किड्स डू कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन जो कि बहुत सीरियसली लिया नहीं जाता है या वो डायग्नोस ही नहीं हो पाता है, स्पेशली इफ किड्स आर हैविंग एब्डोमिनल पेन विथ नॉशिया. तो व्हाट डू यू सजेस्ट, शुड दे कम टू अ न्यूरोलॉजिस्ट अगर कोई भी और डायग्नोसिस नहीं है? यूजुअली पीडियाट्रिशियंस देखते हैं उनको, और या फिर उनको कम नहीं हो रहा है तो वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी देखते हैं. लेकिन मोस्टली फिर वो अगर वो वहाँ से सॉल्व नहीं हो रहा है, या फिर उनको और परसिस्टेंटली वो पेट में दर्द हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, तो हमारा इवेल्युएशन लिया जाता है न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा. और बहुत सारे पेशेंट्स हमने डायग्नोस किए हैं जिनको माइग्रेन की दवा लेने के बाद में एब्डोमिनल पेन कम हो गया. या तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है फॉर ऑल द पेरेंट्स हु आर हैविंग किड्स विद एब्डोमिनल पेन बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट वी एनकाउंटर इन किड्स ऑल्सो. तो एक फन फैक्ट सर याद आया मुझे बिकॉज यू वर टेलिंग माइग्रेन विथ ऑरा. तो एवरीबडी ऑफ अस हैव रेड एलिस इन वंडरलैंड. Yes. या तो लेविस कैरोल जो एलिस इन वंडरलैंड के ऑथर है, बहुत ही फेमस, तो एक्चुअली ही वाज सफरिंग Yes. माइग्रेन विद ऑरा, और उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स उनकी स्टोरी में ही हैज एक्चुअली टेकन इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज ऑरा फेज ऑफ माइग्रेन. एंड ऑल्सो द एलिस कैरेक्टर विच ही हैड डेवलप्ड in his story, she also represents schizophrenia, which is another type of neurological disorder. Yes. तो sir, neurological disorders are so overwhelming और वो अपने लाइफ का इस तरीके से हिस्सा बन जाती है कि बड़े बड़े ऑथर्स अपने अपने राइटअप्स में भी वो कैरेक्टर्स लाते हैं. यस. और ये एक्चुअली एलिस इन वंडरलैंड जो मूवी आई थी 2010 में आई थी शायद, तो वैसे ही हमारा एक पेशेंट थे जो पेंटर थे.
अच्छा। और उन्होंने जब मैंने उनको बोला था कि आपको एग्जैक्टली होता क्या है, तो उनको बहुत ऐसा वेग ऑरा होता था, हुँ, उनको हुँ, कुछ हुँ। दिखता था, जिगजैग लाइंस दिखते थे, फ्लोटर्स दिखते थे। तो मैंने उनको बोला कि आप पेंटर हो, तो आप हमको जब भी आपको ऐसा कुछ होता है तो आप वो पेंटिंग के द्वारा हमको बताना कि क्या होता है। तो उन्होंने एक्चुअली वो पेंटिंग लाया था जब उनको ऑरा होता था, और उन्होंने इतना अच्छे से बताया था उसमें कि उनको ये ऑरा इस तरह से दिखता है। मैंने उसका फ़ोटो भी लिया था, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो फ़ोटो नहीं है, तो मैं आज सबको यहाँ दिखाता था। लेकिन इट इज़ अ वेरी वेरी फैसिनेटिंग कि किस तरह से एक माइग्रेन को किस तरह से डिपिक्ट किया था उन्होंने अपने पेंटिंग में। अमेजिंग एंड स्टिल पीपल फील कि माइग्रेन इज जस्ट अनदर हेडेक, और ज्यादातर लोग ड्रामा करते हैं ऐसा लोगों को लगता है, बट नो, माइग्रेन्स आर रियली ड्रामेटिक एंड दैट्स व्हाई वी विल कम टू द फेजेस जो एक्चुअल में ड्रामा है ना अभी माइग्रेन का। वी विल स्टार्ट डिकोडिंग विद सर कि माइग्रेन एक्चुअली हैपेंस इन वेरियस फेजेस, तो व्हाट आर दोस फेजेस सर? एक्चुअली माइग्रेन मोस्ट कॉमन कॉज है एब्सेंटिज्म का। जो भी अपन ऑफिसेज में एब्सेंट, करेक्ट। सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज माइग्रेन है, क्योंकि उसमें ऐसे फेजेस होते हैं। तो प्रीमोनिशन फेज होता है, 24 आवर्स पहले होता है। उसमें थोड़ा फूड क्रेविंग होता है, थोड़ा नौशिया, थोड़ा डल लगता है, थोड़ा ग्रीफ टाइप इफेक्ट रहता है। फिर उसके बाद में जो ऑरा रहता है वो अराउंड 30 to 60 मिनट्स पहले आता है। तो उसमें जैसे मैंने बताया कि वो विजुअल ऑरा रह सकता है, जिसमें उनको थोड़ा जिगजैग लाइन, फ्लोटर्स दिखेंगे, थोड़ा सेंसरी सिम्टम्स होंगे, हाथों पैरों में मूंगियाँ आएंगी। उसके बाद में जो माइग्रेन का अटैक, जो पेन का फेज़ रहता है, वो पेन होता है, वो एक जगह से चालू होता है, डल एकिंग, फिर धीरे धीरे बढ़ता है उसकी इंटेंसिटी। वो 3 घंटे से 6 घंटे तक रहता है, और बाद में फिर उसका हैंगओवर रहता है माइग्रेन का, जो कि हैंगओवर 1 से 2 दिन तक रह सकता है, जिसमें जो ब्रेन फॉग होता है, थोड़ा सा हेडेक होता है, यानी डल एकिंग हेडेक होता है। और उसके बाद में फिर वो नॉर्मलाइज होता है, यानी वो एक पार्ट ऑफ ब्रेन से चालू होके पूरा इन्वॉल्व करता है ब्रेन को, और उसके बाद में फिर ऑलमोस्ट 24 to 48 आवर्स किसी किसी को लगते हैं ठीक होने में। ओके, बट ये जरूरी तो नहीं है सर कि सारे फेजेस। यस यस, सब केस में सब नहीं जाते, क्योंकि आजकल ओवर द काउंटर पिल्स भी बहुत जने ले लेते हैं कि थोड़ा सा भी हाँ। हेडेक हुआ तो मैंने पेन ले लिया, तो फिर वो फेजेस नहीं दिखते। सब में सब फेज नहीं दिखेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं, जो स्टडीज़ की गई हैं, उसमें ये ऐसे 4 फेजेस में से जाते हैं। तो इसी के साथ सर देर इज अ फॉर्म ऑफ माइग्रेन विच इज ऑल्सो नोन एज साइलेंट माइग्रेन। तो व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय साइलेंट माइग्रेन? क्या उसमें हेडेक नहीं होता है? साइलेंट माइग्रेन मीन्स उसमें हेडेक ऐसा कॉमन प्रोमिनेंट सिम्टम नहीं रहता है, लेकिन उसमें बाकी के जो सिम्टम्स रहते हैं, जैसे नौशिया हो गया, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया हो गया, या उनको डल ग्रीफ जैसा एपिसोड हुआ, जी। तो ये सब सिम्टम्स रहते हैं। और वो अगर परसिस्टेंटली रह रहे हैं और कॉमनली रह रहे हैं, तो हम उनको, ऐसे पेशेंट्स को दवाई दे के देखते हैं माइग्रेन की, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो इम्प्रूव होते हैं वो दवाई से। ओके ओके, सो आई थिंक रैंडम पॉपिंग अप ऑफ पिल से अच्छा है इफ यू आर सफरिंग क्रोनिकली विद सच कंडीशंस, तो एक बार आप स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर आइए। एंड हेंस आई कैन सी दैट माइग्रेन एक्चुअली कम्स इन ऑल फ्लेवर्स. यस May that be a silent migraine, routine abdominal pain, to direct hemiplegic migraine, which can also mimic stroke, यस which causes paralysis sometimes of half of the body. So, यस। when to seek medical attention, sir? मुझे लगता है कि अगर अपने को परसिस्टेंटली अटैक्स आ रहे हैं और 4 से 5 एपिसोड से ज़्यादा हो रहे हैं महीने में, तो हमें मेडिकल अटेंशन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं ये बताना चाहूँगा कि सभी हेडेक माइग्रेन नहीं नहीं होते हैं। होते. हमें कुछ रेड फ्लैग्स समझने पड़ेंगे कि कब हमें इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन लेना है, और कब हम हमारे मीन्स नॉर्मल रूटीनली हम मेडिकल अटेंशन ले सकते हैं। अगर किसी को भी अचानक से सर दर्द होता है, ऐसा सर दर्द होता है जो उनको नींद से जगा रहा है, ऐसा सर दर्द हो रहा है जिसके साथ एक साइड का हाथ पैरालाइज हो चुका है, ऐसा सर दर्द हो रहा है कि जिसके साथ फीवर एसोसिएटेड है, या ऐसा सर दर्द हो रहा है कि उसको वो बहुत नए प्रकार का है, जो पहले कभी नहीं हुआ, उसका पैटर्न अलग है, तो ये सभी चीज़ों में अपने को इमीडिएटली अटेंशन लेने की ज़रूरत है। अगर सर दर्द के साथ आपका बैलेंस जा रहा है, तो ये सब चीज़ें कैसा बताती है कि कुछ तो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हुआ है ब्रेन में। अगर आपका पैटर्न जो मैंने पहले बताया है, जो 4 फेजेस वाला, तो अगर ऐसा पैटर्न है और आप जो रूटीनली होता है हेडेक, तो उसके लिए मे बी आप मेडिकल अटेंशन अर्जेंटली सीख ना करो। लेकिन जो मैंने बाकी के रेड फ्लैग्स बताया, उसमें अर्जेंटली मेडिकल अटेंशन लेना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा ये याद रखिए कि आप मेडिकल काउंटर से
पिल लेके खाइए नहीं, क्योंकि हमने बहुत बार पेशेंट्स देखे हैं। हमने एक बार पॉडकास्ट में हमने ये भी बताया था कि किस तरह से एक 15 साल का लड़का जो कि पिल्स ले रहा था और बार बार हेडेक होता था, बार बार वो दवाई लेता था, और जब वो 15 दिन के बाद हमारे पास पहुंचा तो वो कोमा में था। कोमा में था, यस। और उसमें जब हमने MRI स्कैन किया उसका, तो उसको ब्रेन ट्यूमर था, हमें उसको ऑपरेट करना पड़ा, बट अनफॉर्चुनेटली तब तक वो बहुत बड़ा हो चुका था उसका ट्यूमर। बहुत अनफॉर्चुनेट केस थी सर, और वो जो हमारा शॉर्ट था वो भी काफ़ी वायरल हुआ है। वी विल पुट द लिंक ऑफ दैट एपिसोड इन द कमेंट बॉक्स, और आप प्लीज़ वो एपिसोड भी ज़रूर जाके देखिए, जहाँ पे हमने हर एक हेडेक को माइग्रेन के साथ एड्रेस किया है। तो ट्रिगर्स ऑफ माइग्रेन्स भी बहुत एक अविभाज्य घटक है माइग्रेन डिजीज का, एंड एवरी टाइम कुछ और ही सुनने को मिलता है। फॉर सम पीपल ट्रिगर्स कैन बी एक्स एंड वाई, फॉर सम पीपल दे कैन बी ए एंड बी। तो व्हाट एग्जैक्टली आर द ट्रिगर्स, एंड हाउ टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि अब हमारा माइग्रेन एपिसोड स्टार्ट होने वाला है। ट्रिगर्स के लिए ना हर पेशेंट्स का कुछ अलग ट्रिगरिंग पॉइंट होता Yes. है। यानी हमने जो रूटीनली हम पेशेंट्स देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है स्लीप। अगर स्लीप अच्छे से नहीं हुई है तो वो ट्रिगरिंग फैक्टर है। अगर आपका एग्जर्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, रूटीन से अलग हुआ है, तो वो एक ट्रिगरिंग फैक्टर है। अगर आपका कहीं स्ट्रेस फैक्टर है, आप अगर बार बार उसके किसके साथ इमोशनली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, तो वो एक ट्रिगरिंग फैक्टर है। अगर किसी किसी को परफ्यूम से ट्रिगर होता है माइग्रेन, कोई वो मीन्स किसी को परफ्यूम अच्छे नहीं लगते, किसी को चॉकलेट से माइग्रेन ट्रिगर होता है, किसी को वाइन से माइग्रेन ट्रिगर होता है। तो ये सब चीज़ें कॉमनली है जो हमें समझनी चाहिए, और जब हम इसको समझते हैं कि कौन सा ट्रिगरिंग फैक्टर है, तो हम उसको उस तरह से डील करते हैं। तो हर एक पेशेंट के लिए ट्रिगर्स अलग होते हैं माइग्रेन के लिए। Yes, and that triggers are different from causes thereby. Yes. Causes are because I think of the inflammation of the nerve endings. So what are exactly the causes, and how do they affect our brain? पैथोफिजियोलॉजी जो माइग्रेन की है, भाई क्यों होता है माइग्रेन, तो उसमें एक ट्राइजेमिनोवेस्कुलर सिस्टम रहता है। और अभी जो जो न्यू स्टडीज़ आ रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्च कंटिन्यूस चालू है कि कहीं ना कहीं से एक जगह से चालू होता है इन्फ्लामेशन, यानी हाइपर एक्टिव हो जाता है ब्रेन, और वो जो सर्किट है, जो उसको सर्किट पूरा ब्रेन में फैलता है। जी। और वो जो कॉर्टिकल डिप्रेशन जो वहाँ से वो सर्किट फैलता है, तो वहाँ पे एक केमिकल रिलीज होता है अभी, जिसके ऊपर बहुत सारी दवाइयाँ बन रही है, CGRP बोलते हैं। तो कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड रहता है वो, और एक सेरोटोनिन केमिकल रहता है। इसका जो बैलेंस है वो बिगड़ने की वजह से क्या होता है कि अपने जो वेसल्स है जो ब्लड सप्लाई करते हैं वो डायलेट होते हैं। वो डायलेट होने की वजह से हमें हेडेक होता है। तो हेडेक यूजुअली पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स जो ब्रेन के रहते हैं, वहाँ पे जो वो सेंसिटाइज हुए तो हेडेक होना चालू होता है। तो जो भी मैंने ट्रिगर्स बताए वो जाके इन चीज़ों को जाके अफेक्ट करता है, और उसकी वजह से वेसो डायलेटेशन की वजह से हमें हेडेक होता है। Okay, so sir, that comes to the diagnosis part of migraine, because as we rightly said कि migraine ये सॉफ्टवेयर में का प्रॉब्लम है, ये ब्रेन के हार्डवेयर में का प्रॉब्लम नहीं है। तो इट इज़ अ फंक्शनल प्रॉब्लम ऑफ द ब्रेन एंड नॉट द स्ट्रक्चरल वन। तो बहुत सी बार ये भी बोला जाता है कि हमें तो MRI हमारा क्लियर आया है, बट स्टिल हमें माइग्रेन है। तो डायग्नोसिस इसका कैसे एस्टेब्लिश होता है? तो मैं हमेशा ऐसे ही पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, तो आपका हार्डवेयर में कुछ दिखने नहीं वाला। आपने MRI कराया तो बहुत बार हम पेशेंट्स का CT स्कैन सिर्फ इसलिए कराते हैं कि और कोई कॉज, तो जो इम्पोर्टेंट कॉज है वो रूल आउट करने के लिए। और डायग्नोसिस हमेशा क्लिनिकली रहता है। पेशेंट की हिस्ट्री से ही हमें समझता है कि इनको माइग्रेन है, और एक बार हमने हिस्ट्री ली तो हमें ये भी समझता है कि कौन से प्रकार का माइग्रेन है, क्योंकि मैनेजमेंट उस हिसाब से हम चेंज करते हैं। यस, एंड इट इज़ समटाइम्स ऑल्सो इम्परेटिव, जैसे हमने एपिसोड में पिछले जो हेडेक पे किया था कि द पेशेंट हैड अ ब्रेन ट्यूमर। तो बहुत बार सर इज इट ऑल्सो ऑब्जर्व्ड कि माइग्रेन कैन बी अ सेकेंडरी सिम्टम। तो हम लोग MRI कौन से पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि वेदर टू सी कि उनको प्रीडिस्पोजिंग एन्यूरिज्म या ट्यूमर है, और उसी के साथ सेकेंडरी सिम्टम करके अगर उनको माइग्रेन है, तो ऐसी भी कंडीशंस होती है?
यूजुअली माइग्रेन एक अलग कंडीशन है, और अगर हमें किसी पेशेंट को अलग से रेड फ्लैग जो मैंने बताया वो अगर उस तरह का हेडेक होता है तो हम इमीडिएटली उसका स्कैन कराते हैं। कराते हैं। तो जो भी अगर पेशेंट को अचानक से अनकॉन्शियस हुआ है, अचानक से एक साइड हेमीप्लेजिया है, उसको माइग्रेन, उसको हेडेक हो रहा है, अगर पेशेंट को फीवर है उसको हेडेक हो रहा है, अगर पेशेंट को अचानक से जो नींद से उठा है और उसको हेडेक हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम स्कैन कराते हैं। और वो पेशेंट को इसलिए कराते हैं स्कैन क्योंकि दूसरी कोई चीज़ है क्या वो रूल आउट करने के लिए। यस, तो माइग्रेन में बिकॉज वी आर व्हाट टू से वी आर टेलिंग पीपल दैट माइग्रेन कैन नॉट बी डायग्नोज बाय ब्रेन स्कैन्स, बट ऐसा नहीं होता है। इफ योर डॉक्टर इज सजेस्टिंग टू गो फॉर एमआरआई, तो इट मे बी सिम्टोमेटिक फॉर समथिंग एल्स, तो ट्रस्ट योर मेडिकल सुपरवाइजर एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तो सर, व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट माइग्रेन अटैक्स? कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट अभी। अगर हम इसके दो पार्ट है, एक तो प्रिवेंशन है और दूसरा है ट्रीटमेंट। यूजुअली प्रिवेंशन में हम जो भी पेशेंट से हम डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, और जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ऑडियंस, में उनको कहना चाहूँगा कि आप अपने ट्रिगरिंग फैक्टर्स लिख लीजिए। आपको जो जो चीज़ से होता है, आप जब भी हेडेक होता है तो आप सोचिए कि उस दिन क्या अलग हुआ, क्या आप ज़्यादा एग्जस्ट किए, क्या आपने कम सो जाए, क्या आपने अच्छे से खाना नहीं खाया, क्या आपको कोई स्ट्रेस है जो आपको कर रहा है, या क्या आपने कुछ अलग से ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉफ़ी ले ली जो जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है, और आप उसको नोट डाउन कीजिए। ये नोट डाउन करने के बाद आपको ये समझेगा कि एटलीस्ट ये चीज़ करने से मुझे हेडेक डेफिनेटली ट्रिगर होता है, तो मैं वो चीज़ अवॉइड करूँगी। जब हम ये चीज़ें बताते हैं तो हम उनको एक डायरी मेंटेन करने को बोलते हैं। यस। और ये जर्नलिंग जो है, ये डायरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है माइग्रेन में। तो माइग्रेन डायरी में क्या लिखना है कि माइग्रेन डायरी में आपको लिखना है कि कौन से समय पे आपको हेडेक हो रहा है, कितनी देर तक हेडेक हो रहा है, आपने वो हेडेक के पहले आपने कुछ कौन सी एक्टिविटीज़ की जिससे वो ट्रिगर हुआ, और आपको वो पूरा लिखना है, 1 महीने का, 1 हफ्ते का, जो भी है। वो डायरी हम जब देखते हैं तो हमें प्रॉपरली पता चल जाता है कि कौन से प्रकार का माइग्रेन है। उसके बाद में हम ट्रीटमेंट देते हैं। माइग्रेन में ट्रीटमेंट ऐसा है, दो तरीके की होती है। एक रहता है कि अबॉर्टिव ट्रीटमेंट, यानी इमीडिएटली जो अटैक हो रहा है उसको इमीडिएटली बंद करने का, और दूसरा रहता है कि प्रिवेंटिव थेरेपी, प्रिवेंटिव जो थेरेपी। अपन प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशंस देते हैं ताकि वापस से हेडेक ना हो। तो जब भी पेशेंट आता है तो हम उसको एक अलग अलग प्रकार के जो पेन किलर्स होते हैं, कौन से पेशेंट को किस तरह का प्रोफाइल है, वो देख के हम उसको वो सजेस्ट करते हैं कि वो ट्रीटमेंट लो। और जो पेशेंट को प्रोफाइल एक्सिस देना है, कौन से माइग्रेन के अभी बहुत सारे मेडिकेशंस अवेलेबल है। यस। और जिस तरह से जो मैंने बताया CGRP है या फिर सीरोटोनिन है, वो केमिकल को मॉडिफिकेशन के लिए बहुत सारे नए नए दवाइयाँ आ गई हैं, लेकिन वो हर पेशेंट के लिए सेम दवा नहीं दे सकते। करेक्ट। किसी पेशेंट को बीपी रहता है, किसी पेशेंट को डायबिटीज़ रहता है, किसी पेशेंट को अस्थमा रहता है, किसी पेशेंट को ओबेसिटी रहता है। तो हर एक चीज़ का हम देख के वो टेलर करते हैं कि उसके लिए कौन सी मेडिकेशंस सूटेबल होगी, और फिर वो मेडिकेशंस हम वो पेशेंट को देते हैं ताकि उसको बेस्ट आउटकम मिले। यस, तो वन शू कैनॉट फिट एवरी यस। लेग, ऐसा कहते हैं। तो ट्रीटमेंट में भी कस्टमाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डिजीज के लिए। जनरली जब डायरी हम लोग मेंटेन करने को बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सी बार ऐसा बोलते हैं कि माइग्रेन अटैक के कुछ प्री इंफॉर्मेटिव सिम्टम्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग वेरी लो ऑन एनर्जी, फटीग होता है, या फिर बहुत यॉर्निंग होता है पेशेंट को। तो ये सारे भी साइंस जो प्री इंफॉर्मेशन देते हैं कि ही मे लैंड अप सून इन माइग्रेन अटैक। तो राइटिंग डाउन डायरी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर नोइंग दोज थिंग्स। तो आई थिंक डायरी मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। और डायरी एक्चुअली एज अ न्यूरोलॉजिस्ट मैं बहुत सारे बीमारियों में बोलता हूँ डायरी यस, जर्नलिंग लिखने को, क्योंकि उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है मिलती हमें, है। और उससे मैनेजमेंट में बहुत आसानी हो जाती है। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, और उनको मैंने जब एक डायरी बनाने को बोला तो उन्होंने लैपटॉप में पूरा एनालिसिस किया अपने हेडेक का, और वो पर्टिकुलर डेट टाइम, और फिर उन्होंने पूरा उसका स्टैटिस्टिक्स निकाला। तब हमको पता चला कि उनके जो हेडेक्स है वो कौन से टाइम पे होते हैं, जब उनका प्रेशर रहता है। तो उसका फिर वहाँ पे जब उन्होंने मॉडिफाई किया तो उनके हेडेक फ्रीक्वेंसी और अटैक की जो सीवियरिटी वो कम हुई। Oh, so amazing role journaling has got to play. With that, sir, we will come to a very, very interesting round and much, what to say, much demanded round, which is the rapid fire. Yes. So let's now bust some myth around migraines. That first, I'll tell the myth जो है
कि माइग्रेन इज जस्ट अ हेडेक, नथिंग सीरियस? ये बिल्कुल रॉन्ग है और या हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि इट इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन न्यूरोलॉजिकल इलनेस और इट करेक्ट। हैविंग स्पेक्ट्रम ऑफ क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स। यस, सेकंड तो बहुत ही कमाल मिथ लग रहा है मुझे कि माइग्रेन्स इज इक्वल टू वीक विल पावर और इनेबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस, ऐसा भी होता है? माइग्रेन स्ट्रेस की वजह से होता है, लेकिन माइग्रेन का कारण सिर्फ स्ट्रेस नहीं है। माइग्रेन के जी। बहुत सारे ट्रिगर्स हैं और मेनली जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि 80% ऑफ द माइग्रेनर्स में उनके फैमिली मेम्बर्स अफेक्टेड होते हैं। तो एक जेनेटिक मेकअप जिसका माइग्रेन के लिए हो और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हों जो ट्रिगर कर रहे हों, तो ऐसे पेशेंट्स में माइग्रेन होने के कारण चांसेस ज़्यादा होते हैं। चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज माइग्रेन्स विल इवेंचुअली टर्न इनटू अ ब्रेन ट्यूमर और अ स्ट्रोक। ये बिल्कुल रॉन्ग है। माइग्रेन एक अलग बीमारी है जो अपन आसानी से ट्रीट कर सकते हैं बाय प्रिवेंशन एंड बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट। स्ट्रोक और ट्यूमर के अलग ही कारण है और वो उसमें हेडेक हो सकता है, लेकिन माइग्रेन इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ हेडेक देन स्ट्रोक और ट्यूमर। Coming to caffeine, they say that caffeine triggers migraine. Therefore, a patient with migraine should not drink coffee at all. ये भी एक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि कॉफ़ी के जो इफ़ेक्ट्स हैं माइग्रेन पे दो तरफ़ा हैं। एक तो अगर अपन ने माइल्ड डोज में लिया कॉफ़ी तो वो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से देखते हैं। अगर ओवरडोज ले लिया कॉफ़ी का, अपन बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, तो डैट इटसेल्फ एक्ट एज अ ट्रिगर। Yeah. Next myth is very important, sir. They say that children cannot get migraines. They are too young. ये भी रॉन्ग है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको माइग्रेन होता है। हमने जैसे एब्डोमिनल माइग्रेन के बारे में बात की। बहुत सारे जो अर्ली जब स्कूल जाना चालू करते हैं लोग, बच्चे चालू करते हैं, तो वो कभी-कभी स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते। न्यूट्रिशन, स्लीप, ये सब चीज़ों की वजह से माइग्रेन चिल्ड्रंस में बहुत कॉमन है। Yeah, then actually, this we have already discussed, but this myth says that every migraine comes with aura या flashing lights. सभी में सब फेजेस नहीं नहीं मिलेंगे मिलेंगे, और yes. माइग्रेन विदाउट ऑरा इज़ वेरी कॉमन और 1 इन 3 केसेस ऑफ माइग्रेन में कभी-कभी ऑरा होता है जो कि डिफरेंट एंटिटी है। Yeah. Every migraine overusing painkillers can make migraine worse. ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना चाहिए। इसको बोलते हैं मेडिकेशन ओवरयूज़ हेडेक। ये Yes. माइग्रेनस में कॉमन है। क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स बहुत जब भी पेन हुआ तो अब पेन किलर पॉपअप कर लेते हैं और ये अगर वो 15 दिन से ज़्यादा 1 महीने में पॉपअप करते हैं पेन किलर्स बार-बार, तो उनका माइग्रेन रेजिस्टेंट हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे ऑडियंस को बोलूँगा कि कभी भी आपको पेन किलर लेना पड़े तो आप महीने में 3 या 4 बार ले सकते हैं। उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप अपने प्राइमरी न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, जो आपका हेडेक देख के, आपका प्रोफ़ाइल देख के आपको अलग मेडिकेशन देंगे ताकि आपके माइग्रेन रिकरेंस ना हो। तो मेडिकेशन ओवरयूज़ हेडेक एक बार हो गया तो उसको ट्रीट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसको बहुत टाइम लगता है ठीक होने को। Yeah. And then, of course, they say that migraines will get improved on their own with age. Is that true, sir? किसी-किसी में ये चीज़ें अपने आप कम हो जाती है। जैसे अपन स्पेशली फीमेल्स की बात करें तो जैसे मेनोपॉज़ के बाद में जब हार्मोनल इफ़ेक्ट्स चले जाते हैं तो कभी माइग्रेन के इफ़ेक्ट कम हो जाते हैं। लेकिन ये ओवर द पीरियड ऑफ एज नहीं, कभी-कभी ये माइग्रेन के परसिस्टेंट भी रहते हैं ओवर द एज। तो ये दिस इज़ ट्रू एंड फॉल्स बोथ। Okay, okay. Sir, generally we don't take FAQs and myth busting in one episode, but I think there are very good questions जो previously भी हमारे episode से कुछ active listeners ने हमें पूछे हैं, तो can we take short of those येस, येस, questions? श्योरली। Yeah, so एक क्वेश्चन ऐसा है which I found really important is कि we have also discussed about hormonal influences on migraine कि estrogen drop can or you know what to say fluctuations can cause migraines. So are migraines very common feature in pregnancy, and if pregnant lady goes through the process of migraine, are the migraine medications safe during pregnancy? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हम बहुत कॉमनली डील करते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स ये सिचुएशन से डील करते हैं जब प्रेग्नेंट वुमेन आती हैं और उनको माइग्रेन अटैक सीवियर होते हैं।
फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में बहुत अटैक सीवियरिटी इंक्रीज होने के चांस रहते हैं। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में वो थोड़ी सीवियरिटी कम हो जाती है। प्रॉब्लम ये होता है कि माइग्रेन इन प्रेगनेंसी में हम बहुत सारे मेडिकेशंस नहीं दे सकते, तो एक जो सूटेबल सिंपल मेडिकेशंस है वो हमें देना पड़ता है। जी। एक या दो प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशंस है जो प्रोपेनोलॉल वगैरह, जो किसी किसी पेशेंट में बहुत सीवियर हो तो हमें देना पड़ता है। लेकिन ये सब चीज़ों में देखते हुए हमें जो प्राइमरी ट्रिगर्स है उसको अवॉइड करना पड़ता है, और प्रेगनेंसी में माइग्रेन को ट्रीटमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए प्रॉपर अंडर फॉलोअप रह के हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। Okay. Next question from our listener is that do migraines cause permanent memory loss or brain damage? I feel like I get brain fog sometimes. ये रॉन्ग है कि मेमोरी लॉस माइग्रेन की वजह से होता है। माइग्रेन टोटली रिवर्सिबल है। माइग्रेन की वजह से कभी कभी ब्रेन फॉग हो सकता है, लेकिन दैट इज़ ट्रांजिएंट। वो बाद में इम्प्रूव हो जाता है, जैसे वो वहाँ पे जो केमिकल का बैलेंस इम्बैलेंस हो चुका है वो अगर नॉर्मल हो गया तो उसके बाद में वो माइग्रेन ठीक हो जाता है। मेमोरी परमानेंट लॉस नहीं होता। Okay. Could my migraine be a sign of something more serious like an aneurysm or a stroke waiting to happen? माइग्रेन पर से विल नॉट लीड टू एनीथिंग लाइक एन्यूरिज्म। माइग्रेन जो हमने हेमीप्लेजिक माइग्रेन बोला है, माइग्रेन विथ ऑरा इज समथिंग विच कैन बी अ ट्रिगर फॉर स्ट्रोक, बट इट Yes. इज़ नॉट कि भाई माइग्रेन है तो आपको स्ट्रोक होगा ही। लेकिन माइग्रेन विथ ऑरा में किसी किसी पेशेंट्स में स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स या साइंस आ सकते आ हैं। सकते हैं, yes. And I think the last one, which is I think from a very cute listener of ours, उन्होंने हमें पूछा है that my grandma says putting an ice pack on the head or squeezing my head with tight scarf will stop a migraine. Any truth to this दादी माँ का नुस्खा सर? ये नुस्खा बहुत जने अपनाते हैं, और हमारे पास तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो पट्टी बांध के आते हैं सर पे। जी। लेकिन वो अभी एक्चुअली गेट थेरी है वो, उसमें कि जैसे आपने टाइट पट्टी बांधा तो आपका जो ये स्टिमुलस है वो भी उसी पाथवे से जाता है, तो थोड़ा सा हेडेक, गेट पाथवे इसको बोलते हैं, उससे कम हो जाता है पेन। बट इट इज़ नॉट दी परमानेंट क्योर, या उससे ठीक नहीं हो जाता, उससे भी थोड़ी देर के लिए टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है। तो आपकी दादी माँ का नुस्खा हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आपको राहत दिलाए। Yes. तो आई थिंक their knowledge gives lot of hope, और माइग्रेन की वजह से सफ़र होते रहने में कोई पॉइंट नहीं है। आज हमारे एपिसोड में वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट सर टू एक्चुअली शेड लाइट अपॉन इतने टाइप्स ऑफ मेन्यूज ऑफ माइग्रेन, आई वुड लाइक टू से। एंड इसमें से किसी को भी अगर कुछ भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू सर, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। कमेंट, ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, एंड जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश की, वी वुड बी रीचिंग आउट टू यॉल। देयर इज होप, देयर इज लॉट ऑफ मेडिकेशन अवेलेबल, एंड आई थिंक दैट वन शुड रीच आउट टू अ स्पेशलिस्ट व्हेन इन नीड। डेफिनेटली, और मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी ऑडियंसेस हैं तो उन्होंने आज का अगर पॉडकास्ट समझा होगा, तो आप अभी से अगर आप माइग्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो आप अपनी डायरी बनाइए और हमारे कमेंट्स में लिखिए कि आपने डायरी में क्या क्या लिखा, आपके हेडेक सिवियरिटी कैसे कम हुई। हमें ये बहुत अच्छा लगता है कि जब आप कमेंट्स करते हैं, हम सभी कमेंट्स के रिप्लाई देते रिप्लाई हैं, देते हैं, यस। और इससे हमको ये भी पता चलता है कि आपको और कौन सी चीज़ें पसंद है, और उसमें कौन सी चीज़ों में आपको और ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, ताकि हम हमारे पॉडकास्ट को और इम्प्रूव करें। और माइग्रेन के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर प्रॉपरली अपना प्रिवेंशन, ट्रिगरिंग फैक्टर्स और प्रॉपर फॉलोअप रखते हैं, अगर आपको सीवियर अटैक होता है तो आप अपनी सीवियरिटी ऑफ माइग्रेन बहुत कम कर सकते हैं। और बहुत सारे जनों में हमने देखा है कि अटैक सीवियरिटी तो कम होती है, इंटेंसिटी भी बहुत कम हो जाती है अगर जी, उन्हें प्रॉपर। यस, यस। Okay, so let's wrap up this episode today, and we hope to see you all in our next episodes. Thank you. थैंक यू वेरी मच।